particular service की ओके, since this is a requirement so I should go with this service or that service। ठीक है, तो सबसे पहले ना पेयरिंग डिस्कस करते हैं कि वीपीसी पेयरिंग क्या होता है ना। और ये आप बना सकते हो इफ़ यू हैव टू वीपीसीज इन ए सेम अकाउंट आल्सो। ठीक है, तो यू कैन क्रिएट अ वीपीसी पेयरिंग। अब क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द यूज़ केस, है ना। सबसे पहले बात तो यही होती है कि मतलब अगर है तो क्यों चाहिए, अपने को कहाँ यूज़ आएगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द यूज़ केस। गिव मी वन सेकंड, आई जस्ट नीड अ वाटर। यस, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वीपीसी पेयरिंग की, है ना। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी अपने को, और हम कब इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास दो डिफरेंट रीजन में वीपीसी है। ये आप डिफरेंट रीजन भी कर सकते हो, डिफरेंट अकाउंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक ही अकाउंट में दो डिफरेंट रीजन लेता हूँ। एक है आपका यूएस ईस्ट वन में, यूएस ईस्ट वन जो है वो नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, और एक है आपका यूएस ईस्ट टू में। ये दो डिफरेंट रीजन हो गए आपके। ठीक है, अब अपने को पता है कि कुछ सर्विसेज रीजन स्पेसिफिक होती हैं, और जो रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं उनकी लिमिटेशंस होती है, वो इसी रीजन तक काम करेंगे, वो दूसरी रीजन तक काम नहीं करेंगे। सिमिलर लाइक द नेटवर्क, है ना, द वीपीसी। अगर आपने कोई सर्विस बनाई है, आपने कोई एक वीपीसी बनाया है वेयर इन यूएस ईस्ट वन में, नॉर्थ वर्जीनिया में, है ना। यू कांट लॉन्च अ मशीन विच इज इनसाइड द यूएस ईस्ट टू, यू कांट यूज दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क का आप यूज नहीं कर सकते हो हियर, यहाँ पे। सिमिलरली अगर यहाँ पर यूएस ईस्ट टू में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कोई नेटवर्क है, you can't use here. If I'm saying can't use, that means when you are creating a EC2 instance, right, you can't choose the network or the VPC ID which is here. ठीक है, at the time of creating a EC2 instance or any of the services which required network, है ना। जैसे कि ईसीएस में भी आपको नेटवर्क के ऑप्शंस आते हैं कि किस नेटवर्क में बनाना है, क्या करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो मेरा यूज़ केस है, मेरा यूज़ केस ये है कि आई एम रनिंग माई डेव इंफ्रास्ट्रक्चर हियर इन नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। ओके, so since I have a dev infrastructure here, so what is happening, मैं dev वाले में ना अपना मैनेजमेंट के टूल्स भी डालता हूँ, लाइक आई एम रनिंग माई गिटलैब सर्वर हियर। ठीक है, आई एम रनिंग माई जेनकिन सर्वर हियर, है ना। आई एम रनिंग माई ELK सेटअप हियर। और अब इसी चीज़ के लिए मैं हर बार थोड़ी ना जाऊंगा कि यहाँ भी जा करके मैं अलग से जेनकिन्स ELK और गिटलैब रन करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। मैंने जो मेरा जो इन्वायरमेंट है यूएस ईस्ट वन में, वहीं पे मैंने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है बड़ा साइज का, और उसे भी मैंने सारे मैनेजमेंट के टूल्स डाल दिए हैं उसी मशीन पे। ठीक है, अब सिंस माय जेनकिन्स इज रनिंग हियर, है ना, so my task is to promote the build which is done on the QA and stage environment. Now I want to promote this particular build to the production environment, and my production is running here on USS 2। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि एक EC2 इंस्टेंस जिसपे कि जेनकिन्स रन हो रहा है ना, ये किसी और नेटवर्क में है। ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं कि तुम्हें कम्युनिकेट करना है ओवर द प्राइवेट इंटरनेट। ठीक है, हेयर ऑन द मशीन्स और द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट विच इज रनिंग ऑन द डिफरेंट VPC। ठीक है, ये मेरी सिचुएशन है, ये मुझे करना है, और मेरी रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू EC2 इंस्टेंसेस शुड गो ऑन ओवर द प्राइवेट सबनेट। ठीक है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन।
ये यूज केस था, मतलब ये मेरा टास्क, ठीक है, जो मुझे करना है। अब इसका यूज सॉल्यूशन क्या है, कैसे होगा? सो द सॉल्यूशन इज सेइंग यू कैन क्रिएट अ वीपीसी पेयरिंग। वीपीसी पेयरिंग, वीपीसी पेयरिंग में क्या होता है? वीपीसी पेयरिंग में यू आर गोइंग टू डिफाइन इन टू वीपीसी। आप जाके बता रहे हो इस वाले वीपीसी को, इस वीपीसी को, कि यू हैव टू एक्सेप्ट द कनेक्शन फ्रॉम दिस वीपीसी। एक छोटी सी पेयरिंग की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, है ना? वो कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, और यू आर गोइंग टू आस्क दिस पर्टिकुलर वीपीसी विच इज अंडर द यूएसएस 2 कि तुम्हें यहाँ से कुछ भी आएगा ना, वो तुम्हें एक्सेप्ट करना है, ठीक है? वंस वंस यू विल create the pairing of the VPC, you can transfer data from this VPC to this VPC. सो बेसिकली आप एक कंप्लीट नेटवर्क को अलाउ कर रहे हो किसी और नेटवर्क में, जैसे कि आपका एक हो गया कि अंकु का अपना एक ऑफिस है ना? और अमित का एक ऑफिस है और अवनीत का एक ऑफिस है, ठीक है? तो अवनीत का नेटवर्क अलग होगा, अंकु का अलग होगा और अमित का अलग होगा, राइट? सो इफ दे गाइस वांट्स टू ट्रांसफर सम डाटा ऑन अ प्राइवेट चैनल, कहीं किसी पब्लिक में जाने से पहले, मतलब कि कोई जीमेल नहीं यूज़ कर रहा है, कोई कोई पब्लिक जगह पे नहीं डाल रहा है डाटा, है ना? कोई गूगल ड्राइव पे नहीं डाल रहा है, अगर वो उनको इंटरनली सर्व करना है डाटा अपना, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को आपस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में पेयरिंग करनी पड़ेगी। दोनों को अपने नेटवर्क में पेयरिंग करना पड़ेगा। जब पेयरिंग इनेबल हो जाएगी, देन दे गैस कैन ट्रांसफर द डाटाज and the other services also over the private network. So this is the use case of VPC pairing. And अब ये बनते कैसी है? I can give you the documents. You guys need to follow and create it. ठीक है। दूसरा VPN टनल, लेकिन प्लीज इसको कर ही लेना। इट्स हार्डली 15 मिनट टास्क, सो यू guys can create। ओके ओके। या श्योर रोशन भाई। अभी है साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन और एक है क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट्स, ठीक है? साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन क्या होती है ना? साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन होती क्या है और इसका यूज केस क्या है, मतलब क्यों क्रिएट करते हैं साइड टू साइड वीपीएन, क्या यूज केस है? बेसिकली आई कांट गिव यू द डेमो ऑन इट बिकॉज इट रिक्वायर्ड सम ऑन प्रोमिसेस थिंग्स, बट आई कैन गिव यू द यूज केस कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाओ कभी फ्यूचर में, आपको जब भी जरूरत पड़े एंड समवन आस्क्ड यू यार दिस इज द सिचुएशन हाउ आई कैन हैंडल, तो you can say like you need to create a side to side VPN, okay? And in the side to side VPN there are two three things, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं उसमें। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है ना, VPN, ये सारी जो कंपोनेंट्स है ना, ये इसके लिए ही इन्वॉल्व होती हैं। तो वो कैसे होती हैं, लेट्स सी। बेसिकली मान लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल लॉजिक। चलो ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और नाम रखते हैं, बहुत लंबा नाम। लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्मॉल ऑफिस और अ बिग ऑफिस वी कैन से, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग देयर ओन नेटवर्क, है ना? जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो हैविंग देयर ओन नेटवर्क, है ना? प्राइवेट नेटवर्क है। जब आप लैपटॉप लेके जाते हो, वाईफाई ऑन करते हो अपने लैपटॉप का, सो यू आर जस्ट कनेक्टेड विद दैट नेटवर्क। तो उस नेटवर्क की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइवेट नेटवर्क हो गया, है ना? नाउ व्हाट दे गाइस वांट्स इज कि आपने वीपीसी बनाया, वेरी गुड। आपने पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स बनाए, दैट इज आल्सो फाइन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि प्राइवेट सबनेट्स जो होते हैं उनको इंटरनेट कैसे दिया जाता है और उनको एक्सेस कैसे किया जाता है, ठीक है? तो हमने यही डिस्कस किया था कि प्राइवेट सबनेट में अगर इंटरनेट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, तो आपको नेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इंटरनेट देगा उसमें, ठीक है? लेकिन अभी भी एसएसएच की बात जब हम करते हैं प्राइवेट सबनेट को एक्सेस करने के लिए,
तो हमेशा हमें कहाँ से जाना पड़ता है, किसी वेस्टर्न मशीन या जंप सर्वर के थ्रू जाना पड़ता है, जो कि पब्लिक में होता है ना। जंप मशीन कहाँ होती है, पब्लिक में। ठीक है, इस मशीन पे जाना होता है और इस मशीन से जा करके हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं। दिस इज द वे, है ना, वी कैन कनेक्ट टू द प्राइवेट इंस्टेंसेस। नाउ व्हाट वी वांट इज, और द क्लाइंट वांट्स इज, कि भाई मेरे पास अपना नेटवर्क है, आई डोंट वांट टू गो with any other you know VPN और any other way, मुझे पब्लिक में नहीं जाना है। जैसे तुम यहाँ पे पब्लिक यूज कर रहे हो, वन सेकंड। यस, सो आई मैं डोंट रोशन वांट टू गो इन द पब्लिक टू जस्ट कनेक्ट। रोशन हाँ जी। एक चीज़ बता देना यार, इसमें हम हमारा टारगेट ये है ना कि जैसे प्राइवेट सबनेट जो हमने बनाया है उसके जो ईसी जो इंस्टेंसेस हैं हम्म। उनमें हमने उनको अगर हमें एक्सेस करना है जो कि नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए नेट गेटवे अटैच करना होता है या हम्म। फिर हमें पब्लिक नेटवर्क के थ्रू वाया जंप सर्वर के थ्रू जाना होता है, राइट? हम्म। तो उसी से लेकर अब आगे आप कंटिन्यू करो ना कि करेक्ट करेक्ट। अभी जो भी आपका यूज केस है, राइट? हाँ, तो हम्म, मेरा ठीक है। कंसर्न ये है कि मैं जो एबीसीडी कंपनी में बैठा हूँ ना, ठीक है, इस एबीसीडी कंपनी में जो मेरा नेटवर्क है, तो डेफिनेटली ये एक प्राइवेट नेटवर्क होगा, है ना। मैं इस प्राइवेट नेटवर्क से डायरेक्टली इस मशीन को एक्सेस करना चाहता हूँ विदाउट एनी पब्लिक यू नो आईपी और होस्ट और एनीथिंग। कोई मुझे पब्लिक यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ लॉगिन करूँ पहले पब्लिक सर्वर पे, फिर वहाँ से यहाँ जाऊँ। नहीं, आई डोंट वांट टू लाइक दिस। व्हाट आई वांट इज, आई वांट अर दिस कम्युनिकेशन डायरेक्ट, इस प्राइवेट नेटवर्क से इस प्राइवेट नेटवर्क का डायरेक्ट कम्युनिकेशन मैं चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो जब आप ये चाहते हो ना, देन व्हाट you can do and how you can achieve is, you should create a VPN tunnel, and that tunnel you can say like the it is called the VPN tunnel. Also, it is called IPsec, IPsec tunnel. IPsec means IP security tunnel. ठीक है। When you are going to create this tunnel ना, तो इस टनल को ना आप अकेले नहीं बना सकते हो। इस टनल को बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो नेटवर्किंग का बंदा होगा ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्किंग का बंदा होगा, यू नीड दैट गाय ऑल्सो, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? यू कैन हैंडल द थिंग्स विच इज ओवर द क्लाउड, है ना। लेकिन ये जो नेटवर्क यहाँ से जब इंटरनेट जा रहा है ना बाहर, किसी ऑफिस से इंटरनेट जब बाहर जाता है, तो वो किसी राउटर के थ्रू जाता है, ठीक है, या कोई गेटवे के थ्रू जाता है ना। उस राउटर और उस गेटवे में आपको अपने जो वीपीएन की आईपीज है ना, वो इसमें डालनी पड़ती हैं। इस वाले जो ऑन प्रेमिसेस में जो भी राउटर है, वहाँ पर इसकी एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, जब तक आप वो एंट्री नहीं करोगे, आपकी वो कम्युनिकेशन प्राइवेट सबनेट के ऊपर में नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दिस इज द यूज केस ऑफ होम ऑफ दिस गाय, साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन। और दिस इज द सिमिलर थिंग, लाइक जैसे अगर मैं आपको EC2 बताता हूँ, तो इन EC2 यू कैन सी लाइक ओके द डिपेंडेंसी इज द AMI, है ना, EBS कीज। ठीक है, उसी तरह दिस गाय रिक्वायर्ड दोज थिंग्स, वी वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, कस्टमर गेटवे। ठीक है, यहाँ कस्टमर गेटवे में आप कस्टमर की जो राउटर की बात कर रहा था मैं, उसकी एंट्री करोगे। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे आप बनाओगे, तो ये वाली एंट्री यहाँ करोगे। उसके बाद ही साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन हो पाएगा। सो सिंस दिस गाय रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर to give you the demo, so that's why I can't give you, but I can share something interesting कि आप उसको बना कैसे सकते हो। और you can look into whenever it required ना, you just need to follow the document of the AWS। इसमें कुछ भी नहीं है, बस वो AWS के डॉक्यूमेंट में जहाँ पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है आपको, वहाँ पर क्लिक करना होगा, दैट्स इट। बिकॉज आपको एंड एंड में आपको शेयर करना पड़ेगा अपनी VPC की आईडी या फिर CIDR, IP एड्रेस का रेंज, अपने उस बंदे को, नेटवर्क वाले बंदे को। फिर वहाँ पर वो उस बंदे का 60% काम है, आपका बस 40% काम है।
to make a connection between your infrastructure to their infrastructure. ठीक है। रोशन भाई, क्वेश्चन था यहाँ पे कि जैसे ऐसा रियल टाइम में जरूरत पड़ती है क्या हमें, लाइक बिल्कुल जैसे जो एग्जांपल बिल्कुल। HCL, सपोज HCL एक कंपनी है और कोई और कंपनी है समझ लीजिए, तो उसमें क्या मतलब ऐसे कोई प्राइवेट नेटवर्क पे किसी दूसरे को अलाउ तो नहीं करते हैं, या फिर अभी कुछ ऐसे हैं प्रोविजंस जिसमें कि यू कैन डू इट, आई मीन फॉर सम रीजन। यस, तो रीज़न ही मैं बता रहा था आपको अभी कि क्यों चाहिए, है ना। अब मैं आपको ना एक छोटा सा आर्किटेक्चर डायग्राम दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा, दिस इज द स्मॉल रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट। यहाँ शायद। हम्म। Yes. So here you can see the infrastructure architecture diagram. इस आर्किटेक्चर डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ऑन परमिसेस लिखा हुआ है ना। तो ऑन परमिसेस में क्या होता है कि इन्होंने अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बिट बकेट इंस्टॉल कर रखा है, सोनार क्यूब कर रखा है, नेक्सस कर रखा है, इवन जेनकिंस भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ही रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है जो कि बाहर हो, मैनेजमेंट वाली टूल्स, है ना। दे डोंट वांट टू रन द मैनेजमेंट टूल्स ओवर द AWS। ओके। So from that management tools, what we want is we want to communicate to those guys which are in the different VPC, है ना। यहाँ पर एक अलग VPC है, यहाँ पर एक अलग VPC है, यू कैन सी। ठीक है। अब कंसर्न क्या है कि मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं, तो इन मल्टीपल अकाउंट्स में मुझे जो भी सर्विसेज मैं यूज़ कर रहा हूँ AWS की, वो सर्विसेज को मुझे एक्सेस करना है ना। तो ये वाली जो लैपटॉप यहाँ पे दिख रही है ना आपको लेफ्ट साइड में, ये लैपटॉप से इस पर्टिकुलर प्राइवेट सबनेट का कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए ही मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो ही आपको ये करना पड़ेगा, मतलब या तो VPC एंड पॉइंट चाहिए होगा या फिर VPN गेटवे चाहिए होगा। ठीक है। तो अभी जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में भी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू क्रिएट अ IPsec टनल टू कम्युनिकेट फ्रॉम ऑन premises टू AWS। ठीक है। बट डोंट वरी, ऐसा हर जगह नहीं होता है ना। हर जगह क्लाइंट का जो आधा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ आधा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर हैविंग ऑल देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द क्लाउड। और या फिर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जाओगे जहाँ एवरी देयर वाज नो क्लाउड एंड एवरीथिंग इज ऑन देयर ऑन प्रेमिसेस। ठीक है। ये बहुत ही रेयर टू रेयर केस में होता है कि 50% इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, सॉरी 10% नीचे होता है ऑन premises में और 90% इंफ्रास्ट्रक्चर AWS में होता है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर गाइड, या तो VPC एंड पॉइंट या फिर ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है। रोशन भाई, सिमरन भाई की ये वैसे ही है ना, जैसे हम ऑफिस का घर से है अपने लैपटॉप से VPN कनेक्ट करते हैं, जो ऑफिस करेक्ट वही है सेम चीज। करेक्ट। तो ये क्या होता है कि आप जैसे ही अपने घर से VPN पे जा करके ऑफिस का नेटवर्क एक्सेस करते हो तो आप एक टनल के थ्रू प्राइवेट सबनेट में पहुंच जाते हो, है ना। फिर वहां राइट। से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली कि आप क्या कर रहे हो कि एक टनल बना रहे हो अपने ऑफिस नेटवर्क से AWS के बीच में, ताकि आप जो VPC के जो प्राइवेट सबनेट्स हैं उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ जब भी आप ऑफिस में हो या ऑफिस के नेटवर्क पर हो। ठीक है। ओके। अब हम थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं RDS के ऊपर में, है ना। RDS हमने क्लाउड फ्रंट कर लिया है, राइट, CDN। यस रोशन भाई। ओके। सो
सीडीएन का यूज केस क्या है, क्यों चाहिए अपने को सीडीएन? सीडी हाँ कोई भी बोलिए बता दो, कोई भी बता दो, चलो मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी एक एक करके बता देना। ठीक है ठीक है। सीडीएन डाटा को मतलब कि कंटेंट को कैश करके रखता है ताकि जो यूजर है ना उसको मतलब लेटेंसी लो हो, परफॉर्मेंस हाई हो, मतलब कि एंड एज लोकेशन पे डाटा को कैश कर देता है ओवर एडब्ल्यूएस नेटवर्क। ठीक है, और वहां से डिलीवरी करता है ना, यस यस ताकि लेटेंसी जो हो वो कम रहे, है ना? यस। ठीक है, वेरी गुड। पब्लिक और प्राइवेट जो सबनेट होते हैं, जब हम उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? मतलब पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये पब्लिक सबनेट है, प्राइवेट सबनेट है, कोई बताना चाहेगा? पब्लिक पब्लिक कोई जो नहीं, नहीं क्रिएट। रोहित, तुमने आंसर दे दिया है अभी। ओके ओके। पब्लिक रोशन भाई, पब्लिक सबनेट को ऐसे पता चलेगा क्योंकि उससे थ्रू हम उसमें इंटरनेट गेटवे अटैच किया होता है हमने। करेक्ट। और जो प्राइवेट है उसमें हमने कुछ भी अटैच नहीं किया होता बाय डिफॉल्ट। हम्म। और इन फ्यूचर हमें इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो फिर हम नेट गेटवे या नेट इंस्टेंस को अटैच करते हैं, हम्म। तो इससे पता चलता है। तो राउट टेबल का रोल क्या होता है? राउट टेबल क्या काम करती है? राउट राउट टेबल जो होती है, नहीं नहीं अंकु तुम बताओगे ये क्वेश्चन का आंसर, बाकी मैं दोनों बंदों से अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा। राउट टेबल का क्या रोल है? राउट टेबल बेसिकली इसीलिए होता है, अलाउ करने के लिए होता है। आपका जो भी आपके पास इन आ रहा है आपके पास, राउटिंग द ट्रैफिक, है ना? राउट कर रहा है उसको, ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है एक तरह से। मतलब आपके पास कुछ भी आ रहा है उसको रीडायरेक्ट करके एंड पॉइंट में वो कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है जो भी उसमें डिफाइन है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब रोशन भाई, राउट टेबल की मतलब ये है कि जैसे जो भी इंटरनेट गेटवे या फिर नेट गेटवे जो है उसकी एक इंफॉर्मेशन जो है ना राउट टेबल में ही स्टोर होती है और वो अटैच होता है किसी भी नेट गेटवे और इंटरनेट गेटवे से। और ये यही चीज़ है। हाँ करेक्ट, बेसिकली राउट टेबल सबनेट से अटैच करते हैं, तो उसमें जैसे कोई आपको अगर सपोज ऑल ट्रैफिक को अपने किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रेंज पे देना है तो वो दे सकते हो, या आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस देनी है जैसे एसएसएस देना है या एचटीटीपी देना है तो आप उतना भी इसको लिमिटेड कर सकते हो, तो उसमें वो पैरामीटर्स आप फिट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली राउट टेबल इज यूज फॉर द राउटिंग ट्रैफिक, है ना? नाउ अब 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा और उसमें अविनीत और अली भाई, ठीक है। हम S3 बकेट को रीनेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम S3 बकेट को, अभी हमने बना दिया है डेमो नाम से और अब मैं उसको प्रोडक्शन नाम देना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल आई कैन रीनेम इट और नॉट? रोशन भाई, आई गेस कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, कैसे? आई थिंक कर सकते हैं अगर कोई वो बकेट उस नाम की डिफाइन ना हो, शुड बी यूनिक इन नेम। अच्छा, पक्का? करा है आपने कभी? कभी ट्राई नहीं किया ये। ओके, लेट मी क्रिएट अ ट्राई बकेट। तो नहीं किया रोशन भाई। देखो माइन एस, क्या क्या है ये एक बकेट है, ठीक है। इस बकेट को ना रीनेम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कहीं रीनेम का ऑप्शन आता है क्या? रोशन भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे को। स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा, हाँ, हो गया। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा हाँ। है अभी जस्ट। हम्म, इसमें तो बोल रहा है पब्लिक सेटिंग करो। ठीक है, मुझे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा कि मैं इस बकेट को रीनेम कर सकता हूँ। बकेट की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर के नहीं कंटेंट की नहीं। नहीं कर सकते रोशन भाई। क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, कहीं भी ऑप्शन नहीं है इसका रीनेम करने का। ठीक है, तो मैं कमांड लाइन से भी कर सकता हूँ अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो, लेकिन मुझे जानना है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या रीज़न है? वही है कि बकेट आपका यूनिक होता है। करेक्ट, करेक्ट, तो किसी भी S3 बकेट को हम रीनेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वैसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको बकेट को रीनेम करना पड़े, सो यू नीड टू क्रिएट अ न्यू बकेट एंड माइग्रेट द ऑल कंटेंट ऑफ योर बकेट इन ऑन योर अदर बकेट, है ना?
but you can't rename the existing S3 bucket. ठीक है, आप existing S3 buckets को rename नहीं कर सकते हो। चलो एक क्विक क्वेश्चन और करता हूँ मैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमने यूज़ किया है ना, हाँ जी रोशन भाई। और हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर भी यूज़ किया है। राइट। ठीक है, तो अली भाई और अवनीत भाई, आप दोनों बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन में तो वही पाथ बेस्ड राउटिंग होती है, परफेक्ट। है ना, और नेटवर्क इज काइंड ऑफ पोर्ट बेस्ड राउटिंग। तो जो भी ट्रैफिक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे आता है, जैसे आपने उसको आपने दो मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, तो वो जो डेटा जो भी आएगा वो अलग अलग इंस्टेंसेस पे जो भी लोड उसमें बैलेंसर पाथ के थ्रू डिफाइन होगा वो उसके रीडायरेक्ट हिसाब किया से जाएगा, ट्रैफिक को राउट कर देगा। जाएगा। और उसमें एक ये भी चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं कि आपने सारी चीज़ें एक ही आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाओ, आप मल्टीपल बना के, और सपोज आपने कुछ इमेजेस वाला पोर्शन है तो आपने उसको एक पे रिडायरेक्ट कर दिया, और आपका कोई डेटा है आपने दूसरे पे डाल दिया, तो वो भी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू आप डिवाइड कर सकते हो, जिससे कि लोड जो है वो नॉमिनल रहे, परफेक्ट परफेक्ट, मतलब हम मल्टीपल एएसजी क्रिएट कर सकते हो ना। थैंक्स, मुझे लगा था कि हम सिंक में नहीं हैं, बट अच्छा है कि हमने ये बहुत दिन लेकिन पहले एक पढ़ा था और अभी तक भी बड़ी हम सिंक में हैं। चीज दैट्स गुड। तो इसके अलावा मतलब ये ना हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर में आई थिंक पोर्ट मैपिंग भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि क्लासिक लोड बैलेंसर में इट वाज नॉट, द फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल टू द क्लासिक वन, अच्छा, बट नेटवर्क में ये अवेलेबल है। ओके, परफेक्ट। और नेटवर्क इसमें लोड बैलेंसर एक का एक क्वेरी और थी यूज़ मेरी। केस हमने पढ़ा था, उसका यूज़ केस एक और है, हाँ, क्या है? नेटवर्क लोड बैलेंसर का एक और यूज़ केस है। We can connect our on premise database, sorry, on premise infrastructure with cloud end to end pointing के लिए। करेक्ट, जैसे यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा ना पिक्चर मेरे फोटो में, ये जो लोड बैलेंसर यहाँ लगा हुआ है, ये लोड बैलेंसर है नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे वीपीसी एंड पॉइंट सर्विस है और वीपीसी एंड पॉइंट है ना, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेट किससे कर रहा है? इससे, ऑन premises से। So basically whenever you need to connect from on premises to your infrastructure, there is a two way. Either you can create a IPsec tunnel, which is a VPN one, or you can connect with this guy, वीपीसी एंड पॉइंट और एंड पॉइंट सर्विस। ठीक है, और दोनों का यूज केस अलग अलग है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं ना एक काम करता हूँ टनल बना लेता हूँ, मुझे इसकी जरूरत क्या है। दोनों का यूज केस अलग अलग है, बात को समझना। आप अगर प्राइवेट में आप पूरा का पूरा चाहते हो कि मैं लैपटॉप खोलूँ और मैं इसी जगह से बैठे बैठे अपने एडब्ल्यूएस वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे प्राइवेट्स को एक्सेस कर लूँ, है ना, और मैं उसी लैपटॉप से उसी नेटवर्क में रह करके अपने ये में भी एक्सेस कर लूँ, ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस, है ना। अगर हम यहाँ पर वीपीसी और वीपीएन एंड पॉइंट और वीपीसी एंड पॉइंट और वीपीसी एंड पॉइंट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, so this is the different case. ये case is something you want to connect with your Jenkins which is running here. Okay, some services which is running here directly. आप इसको ब्राउजर पे कॉल करके और उसको वहाँ से ऑपरेट करना चाहते हो अपने ऑन प्रेमिसेस से, ठीक है। देन यू आर क्रिएटिंग इट ए वीपीसी एंड पॉइंट, है ना, और एंड पॉइंट सर्विसेज। और जब आप एंड, बेसिकली एंड पॉइंट इज समथिंग लाइक द EC2 and endpoint services is something like the dependent services which required to create the end point। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट सर्विस जब बनती है ना, तो इसको बनाते वक्त में आप इट विल आस्क यू टू लोड बैलेंसर, है ना, देन यू नीड टू गिव द नेटवर्क लोड बैलेंसर ओनली। सो ये क्या कर रहा है? बेसिकली पोर्ट को मैपिंग कर रहा है, जैसे अभी अली भाई ने बोला ना कि इस पोर्ट को इस पोर्ट से मैपिंग कर दिया। सो दिस इज डूइंग द सेम टास्क, ही इज जस्ट मैपिंग द पोर्ट सो दैट these guys, those who are sitting here can directly access this particular Jenkins infrastructure from here। ठीक है, तो ये इसका एक पर्टिकुलर यूज केस है। चलो मैं एक बड़ी क्विक सा सवाल जल्दी से पूछ लेता हूँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। So the question comes from EC2। ठीक है, EC2 में हमने EBS पढ़ा है ना। EBS क्या होता है? हमने इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। हाँ, हमने EBS माउंट भी किया, है ना। एक यस। बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं,
ईबीएस के अलावा मतलब हाँ, हम अगर हम कोई इलास्टिक आईपी अटैच कर रहे हैं इंस्टेंस में, है ना, पहले तो मुझे ये जानना है कि इलास्टिक आईपी होता क्या है, और अगर हम ये अटैच कर रहे हैं किसी इंस्टेंस में तो ये मुझे चार्ज करेगा या नहीं करेगा? मैं आंसर करूं रोशन भाई? हाँ हाँ, कर सकते हो। इलास्टिक आईपी, स्टैटिक आईपी, जो जैसे आप मशीन लॉन्च करते हैं, ठीक है, हम्म जो पब्लिक आईपी होता है ना उसका, हम्म अगर हमने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, हम्म तो वो दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो चेंज होती रहती है, ठीक है। हाँ In case if we will attach elastic IPs हाँ with that particular machine, हाँ then it will become static. That is, I'm talking about public IPs. स्टैटिक So पब्लिक आईपी बोलो तुम तो, है ना? there are only 5 static IP we can create in one AWS account in order to maximize the range from 5 to say some other numbers. Then we need to raise a ticket. करेक्ट। And if we are attaching this EIP with running instances, then there will be no charge. In case if we will stop the EC2 instance or EC2 machine, and we will not disassociate that elastic IP from that machine, then it will charge. करेक्ट, वेरी गुड। पर आवर के हिसाब से हमें चार्ज करेगा, Yes. ठीक है। अब थोड़ा सा ना आगे उठते हैं और इस बेसिक से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा आर्किटेक्चर लेवल की बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास ना एक इंस्टेंस है, जेनकिन मशीन मुझे लॉन्च करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे ये डिसाइड करूंगा कि मुझे T2 मीडियम चाहिए या T2 माइक्रो चाहिए या कौन सा मशीन चाहिए? ये डिसाइड कैसे करते हैं हम कि मुझे कौन सा मशीन चाहिए? कौन बताता है कि मतलब यही मशीन लॉन्च करनी चाहिए या फिर कौन सा करना? Developer, that is developer task. I think डेवलपर developer resource, डेवलपर how को many resources will be. डेवलपर को तो नहीं पता है कि EC2 होता क्या है ना, और वो उसका काम भी नहीं है कि EC2 क्या होता है। उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो रोहित को बोलेगा कि भाई ये मेरा एप्लीकेशन है, ये 4 GB इसको रैम चाहिए, है ना, 2 CPU चाहिए। अब रोहित डिसाइड करेगा कौन सी मशीन की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चूज़ करते हैं, जब भी चूज़ करते हैं कि हमें T2 मीडियम ही चाहिए या कौन सा चाहिए, है ना, तो वो हम डिपेंड करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है ना, उसको कितना रिसोर्स चाहिए, वो कितना रिसोर्स कंज्यूम करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपर आपकी मदद कर सकता है कि यार मेरे लैपटॉप पे तो ये 6 GB रैम में चलता है, बस इतना ही डेवलपर को पता है कि उसका लैपटॉप जो है वो 8 GB या 16 GB रैम का है। जब वो चलाता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो हो जाता है और 8 GB रैम के साथ में वो मतलब 6 GB रैम वो कंज्यूम कर लेता है। इतना ही पता है डेवलपर को, उससे ज़्यादा उसको नहीं पता है, ठीक है। उस केस में आपको वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि अगर वो 8 GB रैम वाला इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 GB रैम कंज्यूम कर लेता है चलते वक्त में, तो माइट बी कि हम अगर छोटा इंस्टेंस देंगे तो वहाँ पर उसमें इश्यूज आ जाएंगे, है ना। फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चूज़ करना चाहिए, T2 मीडियम करना चाहिए या M5 लार्ज करना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ आप नाम नहीं देखोगे T2 मीडियम और M5 लार्ज का, आप अगर कई जगह ऐसा होता है कि दो इंफ्रास्ट्रक्चर, दो मशीनों का जो कैपेसिटी है ना, वो सेम होता है, जैसे कि रैम और वो सेम हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, CPU। CPU, ये दोनों सेम हो गया। लेकिन अदर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जैसे कि IOPS डिफरेंट होता है ना। कई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब EC2 इंस्टेंस में आप देखोगे कि आपने कुछ T2 मीडियम लिया और मैंने M5 लार्ज लिया, ठीक है। दोनों का रैम और CPU सेम है ना, लेकिन उसका जो IOPS है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे, और उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं चूज़ करना चाहिए, ठीक है। आई गेस वी आर रोशन भाई यहाँ पे ईबीएस वॉल्यूम और इन सब चीजों का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि जो जनरल पर्पज वाला है उसकी जो एक तरह से जो है वो वन जीबी से लेके 16 TB तक, मतलब 16 TB तो हर एक का होता है ना। और फिर उसके बाद कुछ एक ऐसी है जैसे आईओपीएस जो है उसका 4 GB से हाँ लेके करेक्ट 16 TB तक होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे एसएसडी एक होता है सॉलिड
कुछ ड्राइव करके है ना, सॉलिड स्टेट स्टैंडर्ड। ड्राइव करके होता है, जैसे एक जी जी। तो बेस्ड ऑन दैट मतलब उसको भी हम कंसीडर करके एक वाइल लॉन्चिंग EC2 और फिर उसके साथ हम किस तरह के EBS वॉल्यूम अटैच कर दें जिससे कि बिल्कुल, आई मीन एप्लीकेशन जो रन करे वो एकदम वो परफेक्ट हो। परफेक्टली रन करे और हाँ हाँ, बेसिकली जब भी आप अगर कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, है ना, जब आप चूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बस हमें पता है कि ईवीएस है, हमें पता है एसी टू है, कुछ भी उठा के कहीं भी डाल दिया। उससे भी आप फुलफिल कर दोगे, ऐसा है कि आप इंस्टेंस बना लोगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर फिर ऐसा होगा ना कि आप ऑन प्रेमिसेस में जब चला रहे थे तो वो आपको सस्ता पड़ रहा था, और जब एडब्ल्यूएस में आया तो आपको महंगा पड़ने लगा, है ना। तो फिर वहाँ पर आपके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे कि भाई तुमने ये कैसे डिज़ाइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, हमारा तो पहले वहाँ सस्ता हो रहा था, हमें नहीं चाहिए क्लाउड, या फिर तुम्हें नहीं पता है कि क्लाउड यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपने को थोड़ा, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन और आउट का। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो बस थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है कि वो चीज़ को मैं कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। दैट्स इट। ठीक है। अभी अपन देखेंगे आरडीएस, हाँ है ना। तो आरडीएस के बारे में। रोशन, यस। एक लास्ट क्वेश्चन बस, और किसी और को भी बता ग्रुप में कि जो भी शायद डिस्कस नहीं हुआ था कि स्पॉट इंस्टेंसेस, ऑन डिमांड, रिजर्व इंस्टेंसेस, हम्म। इन सब में डिफरेंसेस अगर किसी को पता हो। अच्छा, शायद मैंने बताया था ये, नहीं बताया था क्या? अ, किसी मुझे याद है यहाँ तक नहीं कवर हुआ है, मैं कि भी किसी अच्छा, अगर और को पता हो तो पहले बताए। ओके, तब मुझे लगता है कि मैंने आई मॉर्निंग गेस क्लास में देन बताया है, यहाँ नहीं बताया है। ठीक है। तीन तरह के इंस्टेंस का वो लॉन्च करने का वे होता है ना। जब आप लॉन्च करते हो ना इंस्टेंस को, तो उसको तीन तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। एक है स्पॉट, है ना, एक है रिजर्व, और मुझे लगता है कि आप लोग ही इसका आंसर दे दोगे, रिजर्व, और एक होता है ऑन डिमांड। ठीक है। अब इसको छोड़ो, मुझे इसके बारे में बताओ कि इसका नाम सुन के क्या लग रहा है आपको? ये इंस्टेंस को रिजर्व कर दिया और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, और कोई? रिजर्व मतलब कि वो रिजर्व हो गया, आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा और आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि उसको स्केल अप या स्केल डाउन करके आप उसको हटा सको। यू कैन ऐड, यू कैन नॉट ऐड और डिलीट, वो फिक्स हो गया आपके उसके लिए। ठीक है, कोई और थॉट? रोशन भाई, ये रिजर्व है आपके लिए, रिजर्व हो गया, इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता AWS में रिसोर्स में, और आपको जो उसका फिक्स चार्ज है वो देना पड़ेगा, और बट कोई भी इसको यूज नहीं कर पाएगा आपके जस्ट। करेक्ट। अली भाई? यही तीनों चीजें हैं जो बताई इन लोगों ने। हाँ 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 और हाँ, तो ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि नाम है ना, देखो इसके नाम में ही ना इनके इनके बारे में इनकी क्वालिटी पता है रहती है ना। तो कुछ अलग नहीं है इसके बारे में। बेसिकली बोलता क्या है एडब्ल्यूएस कि आप जब EC2 इंस्टेंस प्रोविजन करने आते हो ना मेरे पास, ठीक है, और आप जब आए मेरे पास EC2 लेने के लिए, तो आपको पता होगा कि मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। तो मैं ना आपको तीन अलग अलग तरीके देता हूँ इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए। ठीक। अगर आप मेरे से बोलते हो कि यार तुम्हारा ये वाला जो तरीका है ना रिजर्व वाला, ये मुझे बताओ और मैं इसके थ्रू जाना चाहता हूँ, तो AWS आपसे पूछता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने दिन की है। ये मशीन जो आप मेरे पास लॉन्च कर रहे हो, मान लो कि आपने एक T2 मीडियम मेरे से लिया, ठीक है। अब T2 मीडियम है, दैट मीन्स कि 2 CPU और रैम 4, ये आपकी रिक्वायरमेंट है ना। तो आपने ये लिया, अब ये पूछता है AWS कि आपको कितने दिन के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, जैसे लॉन नहीं होता 18 महीने 12 महीने, है ना। तो बोलता है कि मिनिमम आपको 12 मंथ के लिए रिजर्व करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को। और जब आप रिजर्व में आओगे ना,
क्योंकि आप हमें पहले पेमेंट कर रहे हो, आप रिजर्व कर रहे हो इस कैपेसिटी को, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्काउंट भी दे सकते हैं अगर आपके पास नंबर्स ज़्यादा हों रिजर्व इंस्टेंस के, ठीक है। एडब्ल्यूएस हमेशा डिस्काउंट्स देता है, ये जान लेना आप। हमेशा ही ये बिल्कुल ई कॉमर्स के तरीके से ये काम करता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा फेमस है। नहीं तो और कोई इतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है, यही रीज़न है कि एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर सारी जनता जाती है, कहीं और नहीं जाती है। एडब्ल्यूएस बोलता है कि आप एक साल में अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट चलाओगे, तो अगर इसमें $80 आएगा ना, ठीक है, तो मैं आपको ह्यूज डिस्काउंट दे सकता हूँ, मैं इसको $35 में भी चला सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास नंबर ज़्यादा हों तो, अगर आप एक के बदले 10 इंस्टेंस चलाओगे या 1000 इंस्टेंस चलाओगे, ठीक है, तब मैं ये रेट $35 कर दूंगा आपके लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं $35 से खुश हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जब आप बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, देन ओनली यू आर गोइंग विद द रिजर्व इंस्टेंसेस, जहाँ की आपको दिखता है क्या है कि हाँ, वो पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन है ना, मनी मैंडेड काइंड ऑफ कैलकुलेशन है ये पूरी तरह से, कि मैं एक महीने यूज़ करूँगा या एक साल यूज़ करूँगा, क्योंकि जब आप रिजर्व में जाते हो तो आपको पूरे एक साल का पेमेंट करना पड़ता है एडब्ल्यूएस को। यू कैन पे इन टू हाफ, बट यू हैव टू पे इन एडवांस इफ़ यू आर प्लेइंग विद द रिजर्व इंस्टेंस। अब आते हैं ऑन डिमांड में। इसमें कोई भी उस तरह की ना रिजर्वेशन वाली डिस्काउंट्स नहीं मिलती हैं आपको, यहाँ वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है रिजर्वेशन डिस्काउंट। ऑन डिमांड का मतलब है जैसे अभी हम जितने भी इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं कि लिस्ट ऑफ मशीनें पड़ी होती हैं, है ना, जो भी चाहिए वो चूज़ करो और लॉन्च कर दो। किसी को T2 मीडियम चाहिए, किसी को T2 माइक्रो चाहिए, है ना, जिसको जो भी पड़ी हुई है चाहिए वो लॉन्च कर लो। दैट इज़ कॉल्ड ऑन डिमांड। अभी मेरा मन करा, मैंने लॉन्च किया, डिलीट मारा, फिर लॉन्च किया, फिर डिलीट मारा, है ना। मेरा ऑटो स्केलिंग भी यही काम करता है ना मेरे लिए, कि वो मशीनें लॉन्च करता है, फिर रखता है, फिर डिलीट मार देता है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑन डिमांड EC2 इंस्टेंसेस। नाउ द फाइनल प्लेयर ऑफ आवर टीम इज स्पॉट इंस्टेंस। इसका नाम से क्या लग रहा है, स्पॉट इंस्टेंस, ये क्या काम करता होगा अली भाई? हेलो। ये आई मीन जैसे जितना भी कोई किसी को बहुत तुरंत रिक्वायरमेंट है और तो वो AWS उसको अरेंज कर देता होगा, है ना, और इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इसके लगते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है ना कि आपने क्या किया ना कि यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन किया ऑन डिमांड में, ठीक है। आपका तो कोई रिजर्वेशन था नहीं, आपने क्या किया, प्रोविजन किया। वन सेकेंड। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन किया, 2 घंटे चलाए और उसको डिलीट मार दिया, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। आपने एक रिसोर्स तो उठाया था यूज़ करने के लिए, फिर आपने उसको छोड़ दिया उस रिसोर्स को। फिर जब अगली बार आप आओगे ना मशीन पे, मतलब अपने अकाउंट में ऑन डिमांड के लिए, फिर आप एक रिसोर्स कंज्यूम कर लोगे, उठा लोगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आप ये समझो कि दिस इज़ ए यूनिवर्स ऑफ AWS, है ना। ये एक AWS का पूरा बड़ा सा यूनिवर्स है, और यहाँ पर इंस्टेंसेस हैं, मल्टीपल हैं। जैसे ही आप किसी इंस्टेंस के लिए बोलते हो ना कि आई नीड इंस्टेंस, तो इस पूरे यूनिवर्स से ना एक इंस्टेंस आपके अकाउंट में, आपके पर्टिकुलर रीजन में अटैच हो जाता है। नाउ यू आर द ऑनर ऑफ दैट इंस्टेंस, और आप उस इंस्टेंस के साथ खेलना स्टार्ट करते हो, अपनी चीज़ें डालते हो, हटाते हो, जो भी करना करते हो। जब आपको होता है कि नहीं, नाउ माय टारगेट इज़ डन, सो आप डिलीट मार देते हो, टर्मिनेट कर देते हो। जैसे आप टर्मिनेट करते हो, ये इंस्टेंस ना फिर इस यूनिवर्स में ही आ जाता है ना। जब इस यूनिवर्स में दोबारा से ये इंस्टेंस आ जाता है, तब AWS ने बोला कि मैं ना आपको एक और सरप्राइज देता हूँ। ये जो इंस्टेंसेस हैं, इनकी ना जो प्राइस है, जब आप T2 माइक्रो यूज़ करते हो या T2 मीडियम यूज़ करते हो, तो उसकी अपनी एक प्राइस होती है ना पर आवर के हिसाब से, ठीक है। आप एक काम करो, आप ना एक बिडिंग करो, बिडिंग। जैसे IPL में बिडिंग होती है ना कि आशीष नेहरा को खरीदना है तो इतने रुपए, और
महेंद्र सिंह धोनी को खरीदना है तो इतने रुपए, ठीक है। सिमिलरली आपने एक बिडिंग करो और उसमें अपना ना एक रेट डिसाइड कर लो कि मैं ना अपने 1 घंटे के लिए जो इंस्टेंस लूंगा, T2 माइक्रो चाहिए मुझे, और T2 माइक्रो का जो करंट दाम है 1 घंटे चलाने का वो 1 USD है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं ना 88 सेंट दे सकता हूँ या 80 सेंट दे सकता हूँ, 20 पैसे मैं कम दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो मैं इतना दे सकता हूँ, और मेरा जो काम है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही है। इस इंस्टेंस के साथ में मुझे सिर्फ 2 घंटे ही काम करना है। तो मुझे क्या करना है, जैसे कि रात में समझ लो आप ना एक क्रोन जॉब चलाते हो, ठीक है। क्रोन जॉब किस लिए चला रहे हो, आप ना क्या कर रहे हो कि अदर मशीनें जो है ना उनका जो लॉक्स है उस लॉक्स को क्लीन करना है, फिर कहीं से बैकअप उठा करके कहीं पे डालना है, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी है जो आपको करना है रात में हर रोज 12-1 बजे, ठीक है। अब ये इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए आप एक EC2 इंस्टेंस तो हमेशा 24/7 नहीं चलाओगे, है ना। तो इस तरह की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है, इसको बोलते हैं बैच जॉब्स, ठीक है। बैच जॉब्स का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कोई जॉब चलानी है तो दैट काइंड ऑफ जॉब इज कॉल्ड द बैच जॉब विच रन थ्रू द क्रोन। ऐसा कुछ अगर आपके पास है, ठीक है, तब आप बिडिंग करते हो अपने अकाउंट में ना, जब आप इंस्टेंस प्रोविजन करते हो तो इट विल आस्क यू कि बिड करो, ठीक है। आपने क्या किया, एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे ऑटो स्केलिंग की लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है, उसी तरह लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आपने डिफाइन कर दिया कि मैं इतना प्राइस दे सकता हूँ इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का। मैंने आज तक कभी इसको यूज़ नहीं किया, बट आई हैव ओनली रीड इट, है ना, मैंने बस इसके बारे में पढ़ा है। आई हैवेंट यूज्ड इट। मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट में लोग इसको यूज़ करते थे, बट आई हैवेंट सीन कि वो कैसे इसको इस्तेमाल कर पाते थे। फिर क्या होता है कि इस अगर आपका जो प्राइस है वो प्राइस पूरे बिडिंग लिस्ट में सबसे ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि आप दूसरों का प्राइस नहीं देख पाओगे, AWS इज गोइंग टू हाइड दोज प्राइस। अगर आपकी जो प्राइस है वो दूसरों से ज़्यादा होगी, 1 सेंट भी ज़्यादा होगी, सो दिस इंस्टेंस इज गोइंग टू असाइन टू यू, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि आपको मशीन मिलेगा नहीं, आपको मशीन मिलेगा रात में 12 बजे 2 बजे आपको मशीन मिलेगा, लेकिन ये जो प्राइस की रेंज है ना जो बिडिंग वाली, इसको आपको मेंटेन करना होगा किसी स्क्रिप्ट के थ्रू या किसी वेरिएबल के थ्रू कि ये ऊपर नीचे होता रहे। तो दिस इज ए लिटिल बिट ट्रिकी टास्क टू लॉन्च द स्पॉट इंस्टेंस, बट दिस इज हाउ यू कैन लॉन्च द स्पॉट इंस्टेंस, दिस इज द वे। सो अपने को पता चल गया कि 3 तरीके के इंस्टेंसेस हम लॉन्च कर सकते हैं, स्पॉट, रिजर्व और ऑन डिमांड। और जो 80% जनता जो करती है वो ऑन डिमांड ही यूज़ करती है ना, क्योंकि हम सारे कोई वही यूज़ कर रहे हैं, ऑन डिमांड में ही AWS को हम पैसे देते रहते हैं। अगर हम रिजर्व में जाएंगे तो हमें थोड़े कम पैसे लगेंगे, जैसे कि आप सिंपल से समझ लो कि एक तो आप ओला में ऐसे ही पेमेंट करते हो, और दूसरा आप उसके वॉलेट में पैसे रख के पेमेंट करते हो। जब वॉलेट में पैसे रख के पेमेंट करते हो तो क्या होता है कि थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है ना, क्योंकि आपके पास वहीं पर वॉलेट था, तो हर एक राइड पे 10 रुपये 5 रुपये का थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको प्राइस कम आएगी। सिमिलरली तो यही इसका पर्पस है इन तीनों इंस्टेंस का। अभी इस पे से कोई क्वेश्चन? रोशन, अगर इसमें जब हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हमें डिसाइड करना होता है कि इट शुड बी अ स्पॉट, या ऐसा कोई ऑप्शन आता है कहीं पॉपुलेट होता है, कैसे है? हाँ हाँ, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये यहीं पर होता है जब आप इंस्टेंस ले रहे हो ना तभी वो पूछता है ना आपसे। अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो तो वो ऑन डिमांड में चला गया, नहीं तो अदर्स के ऑप्शंस होते हैं, स्पॉट्स वगैरह के तो ऑप्शंस होते हैं, मैंने तो देखा है पहले पेज पे ही। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस, आप यहाँ पे बिडिंग साइज अपना डालो ना, ये बता रहा है कि ये प्राइस चल रहा है अभी, करंट प्राइस, ठीक है। तो आप अपना बिडिंग साइज डालो इसमें कि मेरा ये प्राइस है। अब आपका अगर बिडिंग इससे मैच कर गया या इसके आसपास रहा, ठीक है, तो वो आपको इंस्टेंस प्रोविज़न करके दे देगा ऑटोमेटिकली पर आवर के हिसाब से इन सारे रीजन्स में, इन सारे एबिलिटी जोन्स में, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली प्रोविज़न हो जाएगी आपके अकाउंट में।
अच्छा, रिजर्व और ऑन डिमांड के लिए कहीं स्पेसिफिक रिजर्व सिलेक्शन है? रिजर्व के लिए यहाँ पर आप कैपेसिटी रिजर्वेशन में बताते हो ना कि हाँ मुझे कैपेसिटी रिजर्वेशन करना है। यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ये मुझे रिजर्वेशन करनी है, जो कैपेसिटी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, दैट कैपेसिटी आई एम गोइंग टू बी रिजर्व। और रिजर्व इंस्टेंस आप लॉन्च करने से पहले आप अपने अकाउंट के बारे में AWS से भी बात कर लो कि मुझे क्या डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे अकाउंट पे, और दिस इज़ माय रिक्वायरमेंट। तभी वो आपको पर्टिकुलर डिस्काउंट्स मिलेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से रिजर्व इंस्टेंस कर दोगे तो फिर आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। आप उसके इंस्टेंस आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी रिजर्व हो जाएगी, लेकिन उतने डिस्काउंट्स नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट्स लेने के लिए आपको निगोशिएशन करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी AWS से, बिकॉज दे गाइज आर गिविंग यू द ह्यूज ह्यूज डिस्काउंट्स। मैंने तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि वो चार चार छः छः अकाउंट्स हैं और वो एक एक अकाउंट तो R&D करने के लिए दे देते हैं, which are just free kind of things. You can launch, you can destroy, you can do anything whatever you want. अब बाकी अगर आप कुछ नहीं चूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन डिमांड पे ही जाते हो आप। अगर आपने कुछ यहाँ पे चूज़ नहीं किया, आप आगे बढ़ते गए तो आप ऑन डिमांड इंस्टेंस में ही जा रहे हो। तो यही है। ठीक है, लेट्स मूव। ओके। अब आते हैं RDS में। RDS है क्या और इसका इतना ज़्यादा नाम क्यों चल रहा है? अपने को ना पता है कि मतलब एवरी गाइज इज हैविंग देयर ओन कैपेबिलिटी क्वालिटी काइंड ऑफ स्टफ, है ना। हर एक के पास कुछ ना कुछ अलग होता है, और जस्ट बिकॉज दैट क्वालिटी लोग उसको यूज़ करते हैं एज अ सर्विस। ठीक है, तो RDS के पास भी ना अपनी एक अलग क्वालिटी है। ये काम तो बिल्कुल वैसा ही कर देता है जैसा कि आप सिंपल EC2 इंस्टेंस में DB डाल के कर सकते हो, है ना। जैसे कि ये एक RDS है। अच्छा, सबसे पहले बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, RDS है क्या? तो RDS इज अ डाटाबेस सर्विस, ठीक है, विच इज ऑफर्ड बाय द AWS। जैसे EC2 क्या था? EC2 इज अ सर्वर सर्विस, है ना। वो तो वर्चुअल सर्वर ही देता था ना हमें। S3 क्या था? वो स्टोरेज सर्विस था, वहां पर हम जाके स्टोर कर सकते थे कितना भी अमाउंट का डाटा। ठीक है, उसी तरह CDN हमारे लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क था, तो कंटेंट को डिलीवर कर रहा था एंड गोल तक। इसी तरह अगर आपको अगर कोई डाटाबेस लॉन्च करना है ना, तो आप क्या करोगे कि आपके पास एक तरीका है कि आप ना सर्वर्स ले लो AWS से, और उसके ऊपर वो पर्टिकुलर डाटाबेस डाल दो जो भी आपको चाहिए। जैसे कि अगर आपको MySQL चाहिए, है ना, या फिर पोस्टग्रेस चाहिए, SQL चाहिए, जो भी चाहिए आपको, ठीक है, उस हिसाब से आप अपना सर्वर प्लान करो, है ना। और फिर आप क्या काम करोगे कि आपका जब प्लानिंग हो जाएगी तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करो और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डाल दो। जैसे मुझे MySQL चाहिए तो मैं एक सर्वर लॉन्च करूंगा EC2 इंस्टेंस और उस पर MySQL डाल दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है मुझे डाटाबेस यूज़ करने का AWS में। और दूसरा तरीका है कि मैं मैनेज सर्विस के थ्रू जाऊं, मैनेज सर्विस विच इज़ अ RDS, है ना। तो ये जो इंस्टॉलेशन है, और नॉट ओनली द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन तो बहुत छोटी चीज़ होती है, कोई भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। बेसिकली थोड़ा सा ना एडमिनिस्ट्रेशन टास्क भी आता है अगर हम कोई DB यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। So we have to administrate that database in future also, right? Like we what we need to do is we need to be make DB clusters, है ना, ताकि वो डाटाबेस मास्टर स्लेव में काम करे और एवरी टाइम अप एंड रनिंग दे। क्लस्टर ही तो वो काम करेगा मेरे लिए। फिर मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी कि मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि कितना IOPS मुझे लेना चाहिए डाटाबेस के लिए, ठीक है। तो एक ये भी टास्क है। दूसरा टास्क है कि मुझे ना एक पर्टिकुलर ये जो मशीन है ना, इस मशीन का मुझे पर्टिकुलर बैकअप चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा जो मशीन है अगर कभी मर गया, सो
मेरे पास एक ऐसा स्नैपशॉट्स हो कि जैसे ही मैं उस स्नैपशॉट को क्लिक करूँ ना, तो जब जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में उस मशीन था जितने डाटाबेस के साथ में, और वो मर गया, ठीक है, तो वो उतने ही डाटाबेस के साथ में वो अप आ जाए, ठीक है। तो एक तो बैकअप भी प्लान करना थोड़ा सा टफ है। अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर भी मैनुअल स्क्रिप्ट्स इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें लिस्ट कर दी हैं, ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं हमारी अगर हम कोई डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जब आप आरडीएस के पास आते हो ना, आप आरडीएस को बोलते हो कि यार मेरी ना एक माईस्क्वल का सर्वर मुझे बनाना था, और मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए, मुझे ना एक छोटा सा ही चाहिए। तो वो पूछेगा आपसे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डेव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाना है या फिर प्रोडक्शन के लिए बनाना है, तुम बताओ कि तुम्हें किस चीज़ के लिए बनाना है, या फिर तुम्हें बस एक डेमो इन्वायरमेंट के लिए चाहिए और तुम टेस्ट करना चाहते हो कि मैं कैसा काम कर सकता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। तो आप बोलोगे कि यार मुझे ना एक काम करो, मुझे ना डेव के लिए चाहिए, मैं ना डेव बनाना चाह रहा हूँ, तो लेट्स गो विद द डेव। जब आप डेव के लिए बोलोगे तो दिस गाय, द आरडीएस गाय, है ना, इज गोइंग टू आस्क यू, ठीक है मैं डेव के लिए बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा वर्जन चाहिए तुम्हें माई का, है ना, तुम अपग्रेड डाउनलोड करना चाहते हो, क्या क्या चाहिए वर्जन। तो आपने बोला कि यार मुझे ना 5.7 चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा समझ में आया है कि दिस वर्जन इज अ स्टेबल वर्जन, सो डू यू हैव 5.7, वो बोलेगा यस आई हैव 5.7, सो यू हैव चूजन डेव एज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो डेव टेम्पलेट तुमने चूज किया, तो अब वो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू रन इन ए क्लस्टर, because if I am going to run in a cluster of this application, right, so this application is the resources is going to be double, है ना। क्लस्टर तो तभी बनेगा ना जब 2 रिसोर्स चलेंगे, तभी तो क्लस्टर हो पाएगी। तो बोलेगा कि मैं तुम्हें क्लस्टर तो चला के दे दूंगा, और उसमें तुम्हें रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होंगे, ठीक है, और तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ते हैं, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि माई का सिक्योर इंस्टॉलेशन, माई इंस्टॉलेशन, ठीक है, यूज़र क्रिएशन, ये सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, दैट आई कैन डू। तो तुम्हें लास्ट में क्या मिलेगा, तुम्हें इंड में एक इंड पॉइंट मिलेगी, ठीक है, एक इंड पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट इंड पॉइंट से तुम मुझे कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, बस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बोलोगे कि मुझे यार प्रॉड चाहिए, तो प्रॉड के लिए वो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सजेस्ट करेगा कि ये मेरे पास टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास मैं आपको दे सकता हूँ, विच इज़ गोइंग टू चार्ज यू अराउंड 600 USD पर मंथ, एंड the everything, the management and the security, everything is my risk. You what you need to do is you just since you came here, है ना, तो मेरे पास आए हो, so I can give you a endpoint URL like this, है ना, और यूजर आईडी पासवर्ड तुम्हारे पास है ही, तो तुम जा करके डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट कर दो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द क्लस्टर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द बैकअप्स एंड नथिंग, क्योंकि आई एम द गाय हु कैन डू ऑल दिस थिंग फॉर यू, ठीक है। तो यही एक यूज, बड़ा बड़ा यूज केस है ना, बड़ा सा यूज केस है आरडीएस का, कि लोग आरडीएस में क्यों जाते हैं। अगर आप आरडीएस में जाते हो तो आपको एक अलग से डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अब बेसिक्स लिनक्स कमांड और डाटाबेस कमांड तो आपको चलाना ही पड़ेगा ना, जैसे सेलेक्ट स्टार काउंट, ये सब तो आपको चलाना ही पड़ेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर करें तो उसमें आपको एक डीबीए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो क्लस्टर नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, डीबी बैकअप रिस्टोर करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग आरडीएस यूज़ करते हैं। अब देखते हैं आरडीएस कितने तरीके का डीबी सपोर्ट करता है। ये अगेन एक रीजन स्पेसिफिक सर्विस है, यू कैन सी हियर। अब ये बता रहे हैं कि इंजन ऑप्शन में इतने तरीके का इंजन सपोर्ट करता हूँ, मैं सिक्वल, मारिया डीबी,
पोस्टग्रेस, ओरेकल और एसक्यूएल। जिसमें कि अमेजॉन अरोरा अमेजॉन अरोरा डीबी, ये जो अमेजॉन अरोरा डीबी है, दिस इज द सिमिलर लाइक द माइक्रोस्क्वायर। इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस ये जैसे कि अमेजॉन EC2 इंस्टेंस जब आप लॉन्च करते हो ना, तो आपने ध्यान होगा आपको कि एक वहाँ पर एक अमेजॉन लिनक्स AMI होती थी, है ना, अमेजॉन लिनक्स 2 AMI। सिमिलरली वो उनका प्रोडक्ट था जो कि सेंटोस के ऊपर बना हुआ था, और ये इनका प्रोडक्ट है जो कि माइस्क्ल के ऊपर बना हुआ है। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, कहीं से भी कोई डिफरेंसेस नहीं। हम्म। अब डाटाबेस फीचर, नहीं उससे पहले हमने वो मिस कर दिया। हाँ, वर्जन की कौन सा वर्जन चाहिए आपको, तो ये सारे लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन इसके पास होते हैं, है ना। आपको जो भी वर्जन सूट करे आप उसमें यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हमने अरोरा डीबी ही चूज़ कर रखा है क्या? ओके, इसीलिए लेट्स चूज द माई सिक्वल में ये कम्युनिटी एडिशन देगा, कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं देगा, ये आपको कम्युनिटी एडिशन देगा। जो कम्युनिटी एडिशन आप बाहर इंस्टॉल करते थे ना EC2 के ऊपर में, वही कम्युनिटी एडिशन देगा, और ये उसका वर्जन है। हम्म, कहाँ गया? हम्म, आपने वर्जन डिसाइड किया, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई अब ये बताओ कि तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉन्च करना है वो किसके लिए लॉन्च करना है, डेव, प्रोडक्शन, और ऐसे ही मज़े लेने के लिए तुम कर रहे हो। तो आपने जैसे बोला कि यार मुझे ना प्रोडक्शन के लिए करना है, तो जब आप प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करोगे तो यहाँ पर ये आपसे बताएगा, ये तो पासवर्ड, रूट पासवर्ड आप सेट करोगे, ठीक है। बेसिकली जो देखने लायक चीज़ है वो ये DB इंस्टेंस की साइज़, है ना। तो प्रोडक्शन में आप कितना GB रैम और CPU और IOPS चाहते हो, ठीक है। यहाँ देख रहे होगे आप EBS जो अटैच है वो 3500 MBPS है। 3500 MBPS का नेटवर्क स्पीड है उस हार्ड डिस्क का, ठीक है। तो मतलब उतनी स्पीड से वो डाटा को की क्वेरीज कर सकता है उस हार्ड डिस्क, सॉरी उस DB में, इतनी स्पीड से वो डाटा की क्वेरीज कर सकते हैं, है ना। अगर हमने लॉन्च किया ये आपको उससे पहले, और यहाँ पर आप स्टोरेज अपनी मर्जी से भी ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्शन का टेम्पलेट है। तो प्रोडक्शन का टेम्पलेट अगर यहाँ है तो दैट मीन्स कि अगर आप ये डिफ़ॉल्ट भी यूज़ करोगे तो ये एक रिकमेंडेड है कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। अगर आप डेव QA में जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा उस केस में, ठीक है। अब ये DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर इज समथिंग लाइक आपका जो मशीन है उसका नाम क्या है ना। माइस्क्ल जो DB है आपका उसका नाम क्या है। ये डाटाबेस नहीं है, ये याद रखना। उसके अंदर में आप मल्टीपल डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ये जस्ट इंस्टेंस आइडेंटिफायर है, मतलब मशीन को पहचानने के लिए आपने नाम दे दिया। अगर आप ये चलाते हो मल्टी एजे, है ना, और एक है कि मल्टी एजे मत चलाओ, एक है मल्टी एजे चलाओ। मल्टी एजे का मतलब क्या हो गया, क्लस्टर में चला रहे हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टेंसेस चलेंगे, है ना, एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस चलेंगे, ठीक है। तो आपकी जो DB की इंस्टेंस है, जैसे ये DB इंस्टेंस है, इसका कॉस्ट 249 था। मल्टी एजे में ये एक और इंस्टेंस चलाएगा जो कि पैरेलल होगा, उसमें भी सेम डाटा राइट करके रखेगा ये, ठीक है। तो उस केस में ये 100 सेम चार्ज करेगा, मतलब दो मशीन चल रही है बड़ी बड़ी, एक मशीन दूसरे मशीन का बैकअप हो गया, ठीक है। जो स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए सिर्फ आपको इतने ही पैसे देने पड़ेंगे जो EBS आप लगा रहे हो, लेकिन जो उसमें IOPS आपने यूज़ किया है उसके पैसे आपको थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, उसका $100 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये कुछ हो गए आपके 42,000 रुपये जो आपको हर महीने देने पड़ेंगे फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इफ़ यू आर रनिंग RDS इंस्टेंस, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट इट एंड लेट्स ट्राई कि आखिर माजरा क्या है। तो आई विल गो, आई एम नॉट गोइंग विद द प्रोडक्शन और टेस्ट टेम्पलेट, आई विल गो विद द फ्री टियर वन, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, इसमें इंस्टेंस का साइज बस चेंज हो गया, यू कैन सी द इंस्टेंस साइज इज चेंज आई गेस, एंड IOPS भी चेंज हो गया,
क्योंकि डेव इन्वायरमेंट है ना। तो इसका चार्ज देखोगे, इसका चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, $400 हो गया। और ये एच ए में चल भी नहीं रहा, ये एक ही मशीन चल रही है, ये एच ए में नहीं चल रहा है ना। लेट मी क्रिएट, अच्छा मैं अगर इसको क्रिएट करता हूँ तो मुझे फिर एक अलग से MySQL क्लाइंट भी डालना पड़ेगा। हाँ, MySQL RDS-DB क्या हो गया, MySQL RDS, अरे माई RDS ही लिखते हैं, root must be it correct, MySQL root 3, MySQL root 23, ठीक है। मेरे पास तो अरे यार, ये तो पकड़ हम root हद हो गई यार। अरे यार, T2 माइक्रो हमने फ्री वाला यूज़ किया ना, इसलिए सब कुछ छोटा छोटा सा हो गया। कनेक्टिविटी डिफ़ॉल्ट डीबी में डालेगा ये, ठीक है। क्रिएट कर दो आप इसको बस। आपने जैसे ये क्लिक किया ना, ऑटोमेटिकली अपना डीबी बनाना स्टार्ट कर देगा। इसको 10 मिनट लगते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डाल के, मतलब प्रोविज़न करके। उसमें पहले ये EC2 इंस्टेंस प्रोविज़न करेगा बैकएंड में, है ना। और इसके ऊपर MySQL डालेगा और इसमें सिक्योरिटी डालेगा, MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन करेगा। और लेकिन आप इस पर्टिकुलर डीबी को किसी आईपी से नहीं, लेकिन आप एंड पॉइंट से उसको एक्सेस कर सकते हो और आप इस डीबी को कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब जो भी डाटाबेस से कम्युनिकेशन वाली चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हो, सारे डीबी के कमांड्स चला सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक इसमें? मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करके उसके ऊपर में MySQL डालने जा रहा हूँ। आई गेस मुझे लॉन्च करने से अच्छा है कि यहाँ पे है, इसी को कर यूज़। इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं रोशन भाई। बढ़िया। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा है भी नहीं क्वेश्चन करने लायक, क्योंकि बहुत ही स्मॉल सा प्रोसेस है टू प्रोविजन द सर्विस। और जो मैनेज सर्विस होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है मैनेज सर्विस के साथ।
रोशन भाई, हम्म इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक रह गए अपने AWS में? और हम्म हम्म। अच्छा, राउट 53 है, और SQS SNS लैम्डा, यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है रोशन भाई, एक चीज और पूछनी थी। एक क्लास और है, जैसे मतलब कल वाले क्लास के बाद हम ठीक है, ठीक है। हमारा टर्न हो जाएगा। हाँ अ, हाँ। जैसे ना मेरी करंट कंपनी है, वहां पे ना वो ओपन होने वाला है सर्टिफिकेशन के लिए। तो मैं किसी सर्टिफिकेशन एंड पॉइंट कहाँ है अपना? हाँ, दिस इज माय एंड पॉइंट। ठीक है, इस एंड पॉइंट से अपन कनेक्ट करेंगे माई सिक्वल के इंस्टेंस को, और कनेक्ट करने का वही पुराना मेथड, माई सिक्वल -u रूट -h, फिर होस्ट का नाम, ओके, और -p, -p फॉर द स्मॉल p, पासवर्ड होता है ना, कैपिटल P वो होता है पोर्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3306 पे चल रही है, तो अपने को पोर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन पासवर्ड तो है ही नहीं मेरे पास, मैं करेक्ट कैसे करूँगा इसको? तो एक तरीका है, पासवर्ड नहीं है तो एक तरीका है पासवर्ड बनाने का। अपन यहाँ जाके मॉडिफाई जाते हैं, मॉडिफाई में जाके, अच्छा यहाँ व्यू क्रेडेंशियल्स डिटेल्स भी दे रहा था, वी कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो, ठीक है। तो यही ज़्यादा बेहतर है नया पासवर्ड बनाने से अच्छा। लेट इट बी, शिफ्ट इंसर्ट, हम इंटर हो गए हैं किसके अंदर में, RDS के माईसिक्वल में। अब सो डाटाबेसेस कर सकते हो, यहाँ पे आपको डाटाबेसेस दिख जाएगा, और आप क्रिएट डाटाबेस जो मर्जी अब आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहो वो आप बना सकते हो। क्रिएट डाटा बेस टेकमार्ट, ठीक है, फिर से सो डाटाबेसेस कर लो, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भी आपको ज़रूरत है डीबीज जैसे भी हैंडल करना है ना, आपको कोई डाटाबेस अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, वो आप कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट 1 जो है ना हमारा, उसमें मैंने जो बनाया है, मैंने EC2 इंस्टेंस के ऊपर में माईसिक्वल अपलोड किया है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग एक अपने से उसमें RDS रिप्लेस कर सकते हो, EC2 को हटा करके RDS रिप्लेस कर देना। तो RDS का अभी आप अपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहते हो तो आप लोग लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे RDS चलाना है ना, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज हम प्रोजेक्ट में भी इसको यूज़ करने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा कि एक RDS तो लॉन्च कर ही लेना अपने अपने अकाउंट में, उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल जाएगी आपको। नहीं चाहिए मुझे, to confirm deletion हम्म, चलिए डिलीशन स्टार्ट कर दिया तो रोशन भाई, ये रिस्टोर फ्रॉम S3 क्या था वहां पे? रिस्टोर फ्रॉम S3। वो अगर आपको बैकअप रिस्टोर करना है कोई, जैसे माइसिक्वल में डंप स्टोर करते हैं ना, जैसे क्या होता है कि माइसिक्वल या फिर कोई सा भी डाटाबेस होता है उसमें डंप रिस्टोर करते हैं, राइट, किसी भी डाटाबेस में। तो जो डंप रिस्टोर करते हैं, उसको डंप रिस्टोर करने का दो तरीके हैं। पहला कि आप अपना डंप जो है ना माइसिक्वल का डंप, वो S3 बकेट में रख दो, है ना, और S3 बकेट्स में रखोगे, आपके पास मान लो आपने रेगुलर इसका बैकअप लेकर के कहीं रख रहे हो S3 बकेट में, या फिर किसी ऑन प्रेमिसेस से डाटाबेस लेकर के आपने अपलोड कर दिया है,
अब आप चाहते हो कि मुझे अपना डाटाबेस जो है ये वाला उसको भी उसी की तरह उस वही डाटा इसमें भी चाहिए। रन द मैन, तो यही तरीके हैं मतलब रिस्टोरेशन। वी विल सी कि कैसे रिस्टोर हैं आप लोगों को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे। कि अभी तक एक माइस्क्ल का डीबी लॉन्च करेंगे और उसमें एक डाटा थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एक ऐसा ही वो हेलो हाय नेम वेम वाली डाटाबेस होगी वो। उस डाटाबेस का बैकअप लेना और S3 के ऊपर डाल के फिर उसको रिस्टोर करके देखना कि वहाँ पर कैसे हो पाता है ये काम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बच्चन एक क्वेश्चन था हाँ हाँ। कि जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि हमने ठीक है भाई। डेटाबेस लॉन्च कर लिया और कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसे रीयूज करते हैं, उस टाइम पे डेटाबेस हमारा अनअवेलेबल होगा। तो इसमें भी कोई बच्चन इस पे क्वेश्चन था कि जैसे हमने हाईली अवेलेबल डिस्कस किया था बराबर ना है। कि हमने डेटाबेस लॉन्च कर लिया और कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम उसे रीबूट करते हैं, तो उस टाइम पे डेटाबेस हमारा अनअवेलेबल होगा। तो इसमें भी कोई ऐसा कंसेप्ट है क्या कि हम इसको मतलब उस टाइम पे तो हमारी सर्विसेज, हाँ सर्विसेज इफेक्ट हो जाएंगी हमारी जो भी हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर कि यस, मतलब तो देखो सर्विसेज मैं ऐसा है सकता ना हूँ और हम उसमें कि या जो तो आप कोई क्लस्टर बनाते हो ना, अभी जो मतलब मैंने दूसरा बनाया था वो मैंने सिंगल नोड रिमेनेंट बनाया कुछ था, ऐसा है ना। डीबी लॉन्च क्योंकि करने में मैंने वापस टेस्ट मतलब एनवायरनमेंट सेंटर रेडी में किया था। कनेक्ट रखें कि जब एक आप को अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करें तो इसका दूसरे बेसिकली से बनाने जाओगे लोड जो है तो वो कवर होता उस रहता है, समय तो उसमें डेफिनेटली आप ये नहीं चूज़ करोगे जो मैंने R&D करने के लिए चूज़ किया था। तो उस समय ना आप क्लस्टर यूज़ करोगे। तो जब इंस्टेंस क्लस्टर में होगा ना, तो एक जो है ना वो हमेशा स्लीपिंग मोड में ऑन रहेगा हमेशा। वो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन वो ऑन रहेगा एज अ क्लस्टर, एज अ स्लेव मशीन। तो जब आप प्रोडक्शन या फिर ये डेवलपमेंट वाला टेम्पलेट यूज़ करोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि तुम्हें एक रिप्लिका चाहिए या नहीं चाहिए। यहीं पे मैंने आपको दिखाया भी था थोड़ी देर पहले। एबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, है ना। यहाँ पर पढ़ो, एबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी में पहला जो चूज्ड है ये बोल रहा है क्रिएट ए स्टैंड बाय इंस्टेंस रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन यूसेज। तो ये इंस्टेंस हमेशा स्टैंड बाय में खड़ा रहेगा। अगर आपने रिबूट मारा ना अपने मास्टर को, तो यहाँ से डाटा सर्व होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये एंड पॉइंट की जब बात हो रही है, एंड पॉइंट का मतलब ही यही हुआ कि ये एक एंड पॉइंट है अगर, तो ये एक प्लग हो गया। और ये बोल सकते हो कि ये ना एक वो हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गाय। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो इस एंड पॉइंट को कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली। उनको मतलब नहीं है कि इसके पीछे में एक इंस्टेंस चल रहा है या फिर दो इंस्टेंस चल रहा है, ठीक है। उनको क्या मतलब है, इन दोनों इंस्टेंस का एक ही यूआरएल है जिस यूआरएल को बोला गया है एंड पॉइंट, एंड आई हैव टू कम्युनिकेट टू दिस यूआरएल, दैट्स इट। इसीलिए एंड पॉइंट का कंसेप्ट आया है। और इसमें कुछ ऑटो स्केलिंग का कुछ है क्या कंसेप्ट कि अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में कुछ अपस्केल करना हो, जैसे वर्टिकल स्केलिंग करनी है कि हमारा डिमांड बढ़ गया और हमें यार स्केलिंग तो मैंने यूज़ नहीं किया और है इसमें कुछ ऑटो तो स्केलिंग का इतना कुछ ज़्यादा है क्या नहीं कंसेप्ट कि स्केल वाला। अगर आपको अपने बट वही एग्जिस्टिंग है कि डेटाबेस में कुछ अपस्केल करना हो, जैसे वर्टिकल स्केलिंग क्लस्टर करनी हो मोड कि पे यूज़ हमारा कर सकते डिमांड बढ़ हैं गया और डीबी को। हमें और ज़्यादा यही चाहिए यूज़ अभी। किया है मैंने, क्लस्टर मोड वाला। स्केलिंग तो मैंने उतना एलोकेट किया नहीं है इसको ज़्यादा ना। थोड़ा देखना पड़ेगा आपको स्केलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। यहाँ पर कोई स्केलिंग का ऑप्शन दे भी नहीं रहे हैं, तो यू शुड गो विद दैट। और अगर कुछ मिलता है तो वो कल हमारे साथ शेयर भी कर लेना, ओके, ठीक ठीक है। है। ओके।